मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, सिंपल वर्ड्स में और एग्जैक्ट वर्ड्स। सिंपली हम क्या लिखते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट reaction. This is third law of Newton's, third law of motion by the Newton. Okay, इसी के लिए हम लोग दूसरे शब्द भी यूज कर सकते हैं। The other words what we can use about it is in a set of two interacting bodies. In a set of two interacting bodies का मतलब है एक टेबल के ऊपर हमने एक बुक को रखा, so book is pressing the table, so book and table is a set of interacting bodies. In a set of two interacting bodies, force applied by one on the other one on the second is equal to force applied by second on first. This is equal, okay, थोड़ा सा इसमें correction, is equal and opposite, is equal and opposite to force by second on first. Applied by second on first. So थर्ड लॉ में कंपल्सरी चीज क्या है, याद रखिए, थर्ड लॉ में कंपल्सरी चीज है देयर हैज टू बी ए सेट ऑफ टू बॉडीज। एक बॉडी में ये नहीं बनता, थर्ड लॉ नहीं लगेगा। थर्ड लॉ के लिए हमको क्या चाहिए, एक बॉडी जो एक्शन करेगी और दूसरी बॉडी जो रिएक्ट करेगी। सो देयर इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो दोनों बॉडीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर हमारे सामने एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 6, 7, 8 चीजें हैं, उसमें से हमको पहचानना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल है और ये एक वॉल है, ये टेबल, ये वॉल, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है टेबल, ये वॉल है, और यहां पर हमने एक बुक रखी, बुक, टेबल, वॉल। तो बताइए इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? बुक एंड द टेबल, टेबल एंड द बुक। अच्छा, ग्राउंड के साथ टेबल कांटेक्ट में है, टेबल ग्राउंड को प्रेस करता है डाउनवर्ड। इन द रिजल्ट द ग्राउंड प्रेसेस द टेबल अपवर्ड। तो ग्राउंड ने इसको नीचे दबाया, सॉरी टेबल ने ग्राउंड को नीचे दबाया, तो ग्राउंड ने टेबल को ऊपर दबाया। दिस बिकम ए एक्शन रिएक्शन पेयर। सो विच आर द एक्शन रिएक्शन पेयर? टेबल एंड ग्राउंड, बुक एंड द टेबल। वॉल का इससे कनेक्शन नहीं है क्योंकि वॉल को कोई प्रेस नहीं कर रहा है।
इस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा होता है। जैसे हमने एक हॉर्स कार्ट ली, हॉर्स कार्ट में यहां पर हॉर्स है और यहां पर कार्ट है और ये इसके बीच में कनेक्टिंग लगा है, कनेक्टिंग, और ये अर्थ पर फोर्स लगाता है तो कार्ट आगे जाता है, राइट। तो देयर इज ए कनेक्टिंग रॉड, हॉर्स, ग्राउंड, कार्ट, and these are the again ग्राउंड। इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर बताइए। हॉर्स एंड ग्राउंड एक्शन रिएक्शन पेयर। हॉर्स applies force on the ground, in a reaction the ground applies force on the horse। ओके, और बोलिए। कार्ट एंड ओके, द सेम वे कार्ट एंड ग्राउंड। और बताइए। हॉर्स किधर जाना चाहता है? सामने। कौन रोकता है उसको सामने जाने से? कनेक्टिंग रॉड। इसके कांटेक्ट में कौन है? कनेक्टिंग रॉड। तो ये कनेक्टिंग रॉड को किधर खींचता है? सामने। तो कनेक्टिंग रॉड हॉर्स को किधर खींचती है? पीछे। So these two forces are equal and opposite। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, चल नहीं रहा है अभी, हॉर्स ने फोर्स लगाया है, तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। सो अब क्या होगा? दिस विल बिकम ए एक्शन रिएक्शन पेयर। ये रॉड इस कार्ड को सामने खींचता है तो ये कॉर्ड इस रॉड को पीछे खींचती है। सो दिस रॉड एंड द कार्ड, दिस इज अगेन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे एक्शन रिएक्शन पेयर बना सकते हैं, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? हम एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स को इक्वेट करेंगे, तो इसका यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इसके फोर्स को इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते एक्शन रिएक्शन पेयर के, या इसके फोर्स को इसके साथ हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचानना जरूरी है, सो दैट हम लोग उसको पहचान के उन दोनों के फोर्सेस को ही इक्वल कर सकते हैं। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज फोर्स बाय बॉडी नंबर, फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी नंबर 2 ड्यू टू body number 1, but direction is opposite, so we write here minus. Okay, this is vector representation of third law. F12 is equal to minus F21. ठीक है, ओके, तो ये 3 लॉ हो गए, और ये जो थर्ड लॉ है, इसके और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं। If a book is kept on the table, action reaction pair, book and the table, you understand. When we walk, then we are pressing the ground backward, ground presses forward. This is the action reaction pair. उसके बाद when we do the swimming, स्विमिंग में एक्शन रिएक्शन लगाइए। हम अपने हाथ से पानी को पीछे पुश करते, तो पानी हमारी बॉडी को आगे पुश करता है। ओके, देन फ्लाइट ऑफ द जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, यहां भी आप लगा सकते हैं। जेट में, जेट की जो गैस है वो एटमॉस्फेयर की एयर को किधर पुश करेगी? बैकवर्ड। तो एयर उसको किधर पुश करेगी? फॉरवर्ड। ड्राइविंग ए नेल इनटू वुड,
इसमें क्या होगा, नेल को हम ऐसा रखेंगे और यहां से जब हम इसको ऐसे दबाते हैं, then what happens, the nail presses the wood, in a reaction wood presses the nail. ये एक्शन रिएक्शन पेयर इस तरह से बनते हैं। एनीवे ओके, ये एक्शन रिएक्शन पेयर के बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको आप समझ, तो ये तीनों लॉ ब्रीफली हो गए। क्या क्या हुआ, अब हम लोग को फोर्स की क्वालिटीज, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फोर्स क्या करता है, फोर्स मोशन पैदा करता है। अब अगर हमने एक कार पर फोर्स लगाया तो यहां स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। हमने एक कार पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया। थर्ड लॉ में कार हमारे पे कितना फोर्स लगाएगी, 1000 न्यूटन। अगर हमने कार पे 1000 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, कार ने हमारे पे 1000 बैकवर्ड डायरेक्शन पर लगाया, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, तो फिर कार आगे क्यों चलती है। If the force of action is equal to force of reaction, then why the car moves forward? तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका क्लेरिफिकेशन उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। उसके लिए पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम चलता क्यों। The answer is, if there is a force that is in the second law, if there is force applied on a body, then it has to move. अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसको चलना ही पड़ेगा, लेकिन फोर्स में एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इट कैन बी गिवन मेड कंपोनेंट्स, ये सब उसमें हो सकता है। तो अगर हमने इस एक बॉडी पर इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, किसी दूसरे ने इधर फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, अब इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, यस, ये 5 को इस 5 से आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। ये मैंने इस पर लगाया 5 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक आदमी आया, उसने इस पर लगाया 5 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल क्यों नहीं करेगा, बिकॉज दे आर ऑन दी डिफरेंट बॉडीज। ये वाला 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर ऑन द डिफरेंट बॉडीज। कैंसिलेशन के लिए, वेक्टर के एडिशन के लिए, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, दैट बोथ मस्ट बी अप्लाइड ऑन दी सेम बॉडी। नाउ आई एम पुशिंग ए कार, मेरा फोर्स किस पर लग रहा है, कार का फोर्स किस पे लग रहा है, हमारे पे। तो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है कि एक ही बॉडी पे लग रहे हैं दोनों फोर्स, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, उनको प्लस माइनस करना अलाउड है क्या, नॉट अलाउड। इसका ये मतलब है कि कार पे लगने वाला 100 न्यूटन, कार जो हमारी बॉडी पे लगा रही है 100 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन दी डिफरेंट बॉडीज। और कौन से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि एक ही बॉडी पर लगते हैं। ये चीज अब समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी एक चीज चलती कैसे है, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, देन व्हाई द बॉडी डज मूव। तो आंसर क्या होगा, इसको नोट करिए, मैं देखते ही करता हूं। क्वेश्चन, इफ force of action is equal and opposite to, if force of action is equal and opposite to force of reaction, then why one body moves, then why one body moves. Answer,
answer. According to third law, force of action and reaction are opposite to each other, but since they are applied on different bodies, they cannot cancel each other. Okay, so this is a very famous question answer और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम। अब इसके बाद कोई भी चीज क्यों चलती है? Why a body should move? The answer is if it has net force acting on it, then it will have acceleration, and because of that acceleration the motion starts. लिखिए condition of motion. If there is net force acting on a body, then there will be acceleration. And body has to move. ओके, ये उसके मूव होने की कंडीशन है। तो फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगाया जाएगा वो मूव होगी, तो कैसी वेलोसिटी से मूव होगी? विल इट बी ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और विल इट बी एक्सीलरेटेड? इट विल बी एक्सीलरेटेड, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू ए। तो फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन पैदा करता है। अगर फोर्स वर्ड यूज नहीं किया और वर्ड सिर्फ एक्सीलरेशन यूज किया, ए बॉडी इज एक्सीलरेटेड, वी विल अंडरस्टैंड कि उस बॉडी पे फोर्स लगाया गया। ठीक है, अगर हमको सिर्फ ये बोला गया कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स, तो हम समझ जाएंगे द बॉडी हैज टू बी एक्सीलरेटेड। ठीक है, तो ये होता है हाउ द मोशन स्टार्ट्स। अब थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ, इन दोनों को मिक्सअप करके देखिए। एक कार खड़ी है अपनी जगह पर, हमने पुश किया और वो कार आगे चली। फोर्स कहां लगे? इसको सुनिए। हमने कार पर लगाया 100 न्यूटन, कार ने हमारी बॉडी पे कितना लगाया? 100 न्यूटन पीछे की तरफ। दैट इज ट्रू। अब एक बॉडी को कंसीडर करिए। आई एम ए सिंगल बॉडी, मेरे पर कार ने कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। किस तरफ? पीछे की तरफ। तो मुझे पीछे जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने पैर को ग्राउंड से अटका देता हूं और फिसलने नहीं देता। तो मैं किसको दबा देता हूं? ग्राउंड को। एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और मैं ग्राउंड से हेल्प मांगता हूं, ग्राउंड मेरे पैर को फिसलने नहीं देता। नाउ देयर इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन माई सेल्फ एंड ग्राउंड। उसमें मैंने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। ग्राउंड ने मुझ पे कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। तो अब देखिए, ये अगर मेरी बॉडी है तो मैंने ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, ग्राउंड ने मेरे बॉडी पे फोर्स लगाया सामने कितना? 100 न्यूटन। मैंने कार पर फोर्स लगाया सामने की तरफ 100 न्यूटन, कार ने मेरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाया? पीछे की तरफ 100 न्यूटन। ऐसा हुआ। अब मेरी बॉडी पे नेट फोर्स बताइए। सिर्फ इस बॉडी को देखिए, सामने कितना लग रहा है, पीछे कितना लग रहा है? 100। नेट फोर्स दिस इज +100, दिस इज -100।
क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो इसलिए मेरी बॉडी अपनी जगह खड़ी रहेगी, पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। अब कार को देखिए, कार पे कितने फोर्स लग रहे हैं? और कोई फोर्स नहीं, तो इसका नेट फोर्स कितना हुआ? 100। मेरा नेट फोर्स कितना हुआ था? इसका नेट फोर्स। और अभी अभी हमने पढ़ा किसी चीज पे नेट फोर्स लगेगा तो उसको चलना पड़ेगा, इसलिए कार आगे चलती है, हम पीछे नहीं चलते। हमने किसकी हेल्प ले ली? ग्राउंड की, अपने फोर्स को कैंसिल कराने की। समझ आया? अब हमने ग्राउंड को दबाया तो ग्राउंड को भी पीछे जाना चाहिए, तो ग्राउंड इतना भारी होता है अर्थ कि उसका पीछे जाना, और उसको कहीं पे और भी फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, सो दैट गेट्स कैंसल्ड। इसलिए हमारी बॉडी पे फोर्स हो गया 0 और ग्राउंड इस पे, कार पे कितना फोर्स है? 100। इस फोर्स के कारण कार आगे मूव कर जाती है। इफ यू वांट टू इंक्लूड फ्रिक्शन, कर लीजिए, कार का यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ 40। तो जब हमारा फोर्स 40 से ऊपर हो जाएगा 100, तो इसमें नेट फोर्स किधर हो गया? सामने की तरफ 60। द कार विल स्टार्ट मूविंग। कोई एक बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए आप हमेशा क्या कैलकुलेशन करेंगे? नेट फोर्स। याद रखिए, कोई भी बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए उस सिंगल बॉडी पे नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए सेकेंड लॉ अपनी जगह है, थर्ड लॉ अपनी। थर्ड लॉ से हमने क्या बनाया कि ये 100 है तो ये भी 100 है, पर चलेगा कि नहीं चलेगा ये थर्ड लॉ नहीं बताता। चलेगा या नहीं चलेगा ये कौन बताएगा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के लिए हमको क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो जब आप एक एक बॉडी पे नेट फोर्स देखेंगे कि इस पर टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं, कोई नेट फोर्स बना क्या? अगर एक नेट फोर्स बन गया तो उस डायरेक्शन में इसको जाना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकती। समझ में आया? सो दिस इज मोशन एंड दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन हमने की है इस फॉर्मूला से, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। उसमें k को 1 बनाने के लिए हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन बना चुके हैं। When 1 kg of body is given a force which gives its acceleration equal to 1 meter per second square, then that force will be taken as a unit force. अब अगर ये जो यूनिट फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा? तो m का यूनिट क्या होता है? kg, and this is meter per second square. This should be the unit of force. पर फोर्स इतनी पॉपुलर क्वांटिटी है and we had to use it at every step in physics. बार बार हमको यूज करना पड़ता है, तो हम इतनी लंबी यूनिट नहीं रखना चाहते, तो इस पूरे के बदले में हमने एक सिंगल नाम की यूनिट रखी, we call it न्यूटन। और जब हम ऐसा करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से एक नई यूनिट बनाते हैं, तो इस यूनिट को क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। So force has a derived unit and what is its name? Newton. इसका सिंबल इसका लेंगे कैपिटल N. Right? When you write only symbol, write it in capital. When you write full name, write it all small. इसको कैपिटल की जरूरत नहीं है देने. Right? So this is Newton. Now what is 1 Newton? We have already done so. अच्छा. There is a different type of unit. अच्छा, एक यूनिट, एक न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? आप लोगों ने पिछली क्लासेस में क्लास 9 में G की वैल्यू पढ़ी है। What is G? Okay. What is G? Acceleration due to gravity. Okay.
अगर इस टेबल पर हम ये एक मास रख दें m, तो ये इस टेबल को नीचे पुश करता है। कितने फोर्स से पुश करता है? mg फोर्स से पुश करता है। व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज m, राइट। तो ये फोर्स जो है ये हमको दो चीजों से पता लगता है। g एवरीवेयर इज सेम, so we can say this force is proportional to mass, क्योंकि g तो हर जगह ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो हमने क्या किया, फोर्स की एक और यूनिट बनाई। ओके, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई आपको धक्का दे रहा है तो कितने न्यूटन से धक्का दे रहा है? कोई आपको दबा रहा है तो कितने न्यूटन से दबा रहा है? यू हैव एनी आइडिया? तो 1 न्यूटन फोर्स कितना दबाना होता है? कितने फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे? इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए, अपने हाथ पर सब्जी वाले के पास जाकर अपने हाथ पे 100 ग्राम का एक बाट रखिए, ठीक है? दैट इज 0.1 kg, और बताइए वो आपके हाथ को नीचे दबाता है, दबाएगा थोड़ा सा, कितना दबाएगा? कैलकुलेशन करो। फोर्स इज इक्वल टू, एंड कितना रखा आपने? 0.1। जी की वैल्यू कितनी? 10। कितना हो गया? 1। यस। तो 100 ग्राम का बाट आप अपने हाथ में रखिए, अपने हाथ को वो जितना दबाता है वो फोर्स कितना होता है? 1 न्यूटन। अब समझ में आया 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? ठीक है, ओके। तो ये प्रैक्टिकल बात है। अब ये बताइए, अगर 1 kg का बाट रखेंगे तो वो कितने फोर्स से दबाएगा? 10 न्यूटन, ठीक है। 5 kg रखा तो 50 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, बार बार 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, उसको हमने हटा दिया, हमने अपना यूनिट बदल दिया प्रैक्टिकली। मैंने बोला मेरे हाथ पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 4 kg। आपको समझ में आता है 4 kg कितना होता है? ठीक है ना? आपको भी एक्सपीरियंस है कि अगर हाथ में 4 kg रखेंगे तो कितना फोर्स लगता है। दूसरे ने बोला कि मैंने देखा है उसमें जो फोर्स लग रहा है 3 kg है। ये भी आपको समझ में आता है 3 kg कितना होता है, 2 kg कितना होता है। तो ये हमारा फोर्स का एक यूनिट बन गया। क्या यूनिट बन गया कि एक लोहे के बाट को आप हाथ में रखिए और हमारे हाथ को वो जितने जोर से दबाएगा वही फोर्स का यूनिट। इस यूनिट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो यूनिट एक एसआई सिस्टम में यूनिट होता है, दैट इज न्यूटन। प्रैक्टिकली हम लोग जो यूनिट दूसरा यूज करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट। तो नोट करिए ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे केजी वेट। केजी वेट जिस तरह से एक बॉडी पर फोर्स लगाया गया 10 kg वेट, और आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर कितना रखा गया, 10 किलो का बाट रखा गया, जितना फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? 10 kg वेट। आप न्यूटन को तो भले नहीं पहचानते लेकिन केजी तो पहचानते। एक थैला उठा के हम बोल देते हैं कि ये 4 kg है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, उस फोर्स को हम पहचानते हैं। किस भाषा में पहचानते हैं कि ये सब्जी 5 kg है, ये सब्जी 2 kg है, ये दूध 4 kg है। ये सब कैसे पहचानते हैं? वो हमारे हाथ में फोर्स लगाता है। तो फोर्स का कौन सा यूनिट हम यूज कर रहे हैं? केजी वाला, दैट इज। तो हम अपने घरों में फोर्स का जो यूनिट यूज करते हैं वो ऐसा यूनिट नहीं होता है। वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट। और ग्रेविटेशनल यूनिट में टेक्निकली उसका नाम क्या होना चाहिए? केजी वेट। सिर्फ केजी नहीं, केजी वेट, ये दोनों लिखना जरूरी है। ओके, अब देखिए, अगर मैं को इसको
फॉर्मूला आपको मालूम है, 5 kg वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या लिखेंगे? यस, 5 इंटू 10, और अब ये क्या बन जाएगा? 50। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? न्यूटन। जब केजी लिखना था तो क्या लिखते थे हम? 5 kg वेट। So this is gravitational unit and this is SI unit. नोट करिए, a force expressed in weight, a force expressed in weight created by mass, due to gravity and due to gravity, mass and due to gravity is in gravitational unit, is in gravitational unit. Example, 5 kg weight, 100 kg weight, kg weight दोनों शब्द जरूर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, this can be converted into SI system, by simply multiplying with G. Example, 5 kg weight is equal to 5 into 9.8, that is mg. This is equal to 49 Newton. 49 Newton. ठीक है? So this is how we can convert it. ये फॉर्मूले से आपने काम करना है, impulse is equal to change in momentum. Okay, so change in momentum is final momentum minus initial momentum. This is equal to final momentum, इसमें क्या होगा, mass into v2 m
v2, the direction is ओके, अभी डायरेक्शन रखेंगे mv2 माइनस mv1, दोनों में m कॉमन निकला, v2 माइनस v1. नाउ वी पुट द वैल्यूज. m की वैल्यू कितनी है? 150 ग्राम कन्वर्टेड इनटू kg, 0.150 kg. v2, द वैल्यू ऑफ v2, यहां पर आप देखिए जब आप v2 रखते हैं तो आपको v2 20 नहीं रखना है, उसकी डायरेक्शन भी साथ में लेनी है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इम्पल्स, दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो इसका साइन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो एक को आपको प्लस मानना है, एक को माइनस मानना है. इसलिए अगर हमने 12 को प्लस माना है तो 20 को माइनस मानना पड़ेगा. अगर हम और इस तरफ मान लेते तो 12 को क्या मानते? -12, और ये रिफ्लेक्ट होके जो 20 जा रहा है इसको क्या मान लेते? प्लस. डज नॉट मैटर, दोनों का साइन अलग अलग होगा, ये जरूरी है. ओके, तो यहाँ पर हमने रखा 0.150, v2 इज -20 माइनस v1 is equal to plus 12. So we see minus minus, both will be added. So this is 0.150 multiplied by 32. This gives the impulse. Okay? तो ये impulse की वैल्यू देखिए, कितना आया? -4.8. और इसका यूनिट क्या होगा? यू नो द यूनिट, मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज इम्पल्स. अच्छा, ये चेंज इन इम्पल्स आया. नाउ व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बैट? सो एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज, इट इज इक्वल टू इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम. इम्पल्स इज 4.80, माइनस लेना जरूरी नहीं है, माइनस शोज द डायरेक्शन, राइट? So 4.80 is the value to be divided by time. How much time it has taken? 0.01. 0.01. So this becomes 480. What is this? Force. SI system. 480 Newton. This is the force. मोमेंटम की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है. मोमेंटम इज ए क्वांटिटी which is conserved during the motion. How momentum is calculated? Mass into velocity. और मोमेंटम किसका कंजर्व होता है? पूरे सिस्टम का, भले उस सिस्टम में एक पीस हो, 2 पीस हो, 100 पीस, whatever it is. यहाँ पर एक सिस्टम मूव कर रहा है, फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और उसका मास कितना है? 40 kg. उसमें क्या होता है? देयर इज ए एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन के बाद उसके 2 हिस्से हो गए. एक हिस्से की स्पीड हो गई 0, दूसरे हिस्से के पास कुछ स्पीड है, वो स्पीड हमको निकालनी है. व्हाट इज वेलोसिटी v ऑफ द अदर पीस, ये हमको निकालना. तो जो मोमेंटम से क्या चीज इसमें नहीं बदलती एक्सप्लोजन होने से, तो आंसर है
एक्सप्लोजन इज ए इंटरनल फोर्स एप्लीकेशन, और उससे जो चीज नहीं बदलेगी वो है मोमेंटम। ड्यूरिंग ए मोशन क्या नहीं बदलेगा? मोमेंटम। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें एक्शन क्या हुआ। एक्शन हुआ एक्सप्लोजन, तो हम लिखेंगे मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें आप देखेंगे इंसिडेंट कौन सा हो रहा है। जैसे रॉकेट में ब्लास्ट होता है, गैस निकलनी शुरू होती है, एक बोर्ड से एक आदमी कूदेगा, छलांग लगाएगा। छलांग लगाना एक प्रोसेस है, तो उसके पहले के मोमेंटम और उसके बाद के मोमेंटम बराबर होंगे। रॉकेट में गैस छूटेगी, गैस छूटने के पहले का मोमेंटम और गैस छूटने के बाद के मोमेंटम बराबर होंगे। इसी तरह से जो भी प्रोसेस हो रही है, इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? एक्सप्लोजन। सो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। अब बिफोर एक्सप्लोजन हम देखते हैं कितने पार्ट्स थे, हर एक का मास इनटू वेलोसिटी कर देते। तो बिफोर एक्सप्लोजन वो एक ही बॉडी थी। सो देयर वाज ओनली वन शेल, तो उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। हाउ मच इज द मास? 40 mass into velocity. Mass is 40 and how much is velocity? 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. This is velocity. Okay, this is equal to momentum after explosion. After explosion उस सिस्टम में कितने पार्टिकल हो जाते हैं, कितनी बॉडीज हो जाती है? एक की दो। इसलिए जब आप मोमेंटम निकालेंगे तो दोनों का निकालेंगे और बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। एक बॉडी का और दूसरी बॉडी। दोनों राइट साइड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों कैसे हैं? आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, और ये कैसा था? बिफोर एक्सप्लोजन। तो हमारा इक्वेशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी को इक्वेट नहीं करता। हमारा इक्वेशन इंसिडेंट होने के पहले के मोमेंटम और इंसिडेंट होने के बाद के मोमेंटम को इक्वेट करता, भले जितने जितने पार्ट हो। तो ये बिफोर हो गया। अब आफ्टर में निकालते हैं। आफ्टर में दो पार्ट। पहले पार्ट का वेट कितना है? मास कितना है? 15 kg। तो इसका mv क्या होगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय y0 स्टॉप। सेकेंड पार्ट का मास बताइए कितना दिया? वेरी गुड। टोटल मास वाज 40, उसमें से अगर एक का 15 है तो दूसरे का 25। वेलोसिटी हमको नहीं दी गई है, वो निकालनी है। सो वी राइट इट v। दिस इज द ओनली थिंग टू बी डन। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। सो वेलोसिटी कितनी होगी? 40 इंटू 72 अपॉन 25। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। और 115.2 इसका मुझे यूनिट क्या लिखना चाहिए? देखिए ये क्या है? केजी। ये क्या है? किलोमीटर बराबर। ये तो 0 हो गया। ये क्या चीज है? 25 kg। तो ये क्या होना चाहिए? यस, किलोमीटर पर आवर। हमने कन्वर्शन नहीं किया। अगर इसको मीटर पर सेकंड करते तो v का आंसर किसमें आता? मीटर पर सेकंड। अभी हमने नहीं किया कन्वर्शन, तो किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आएगा। तो दिस इज 115.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम चाहते हैं तो इसको 5/18 करके
मीटर पर सेकंड बना सकते थे तो बड़ा आसान हो जाता, कर सकते थे, that was possible। उस समय फिर ये क्या हो जाता, 40 into 5/18 20 is equal to 25 into 3। अब इसको कैंसलेशन कर लेते, 5 4 5 8 8 4 32, V is equal to 32। ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और अभी हमने क्या निकाला, किलोमीटर पर आवर। बोथ आंसर्स आर राइट, तो आप जैसा मर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमको एक कंसेप्ट समझना है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले ये जानना कि फोर्स लगता कैसे है। जब हमको एक फोर्स बनाना होता है, किसी चीज पर फोर्स लगाना है, तो याद रखिए हम लोग कभी भी एक सिंगल फोर्स पैदा नहीं कर सकते, सिंगल फोर्स नहीं बना सकते। लोगों को लगता है कि हम में बहुत ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर का फैक्ट ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी चीज पर फोर्स नहीं लगा सकते। अगर आपको हम बोलेंगे कि एक साइकिल को पुश करो, उतना सा फोर्स लगा दो, लेकिन आपके पैर के नीचे आइस है या तेल है या ऐसी कोई फिसलने वाली चीज है जैसे स्केट्स है, तो आप साइकिल को भी पुश नहीं कर सकते। जैसे ही पुश करोगे साइकिल भी आपको पुश करेगी, उससे क्या होगा, आपको ग्राउंड नहीं रोकेगा, तो आप किधर चले जाओगे, पीछे चले जाओगे, साइकिल आगे नहीं जाएगी, साइकिल अपने फ्रिक्शन से रुकी रहेगी। तो हमको जब फोर्स लगाना है तो हमारे फोर्स लगाने की प्रोसेस क्या होती है, हम उस फोर्स को ग्राउंड से उधारी लेते हैं। कैसे लेते हैं, ग्राउंड से लोन पे लेते हैं। पहले हम ग्राउंड को पैर से पीछे दबाएंगे तो ग्राउंड हमको आगे दबाएगा, फिर हम इसको आगे दबाएंगे साइकिल को, तो हमारे पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, तब साइकिल आगे जाएगी। तो मुझे कितने फोर्स लगाने पड़े, ग्राउंड पर फोर्स लगाना पड़ा पीछे और साइकिल पे लगाना पड़ा आगे। ग्राउंड पे कितना फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा, आंसर जितना हम साइकिल में आगे लगाना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि कार को अगर आप धकेलते हो, बहुत जोर से धकेलते हो, पैर फिसलना शुरू हो जाता है, राइट। तो एक्चुअली जब भी हम फोर्स पैदा करते हैं हमेशा एक जोड़ी में पैदा करते हैं, यानी पहले एक तरफ कहीं सहारा लेंगे तब दूसरी तरफ धक्का लगाएंगे, भले पैर से ले भले हाथ से। इसी तरह से जब भी फोर्स कहीं भी लगता है, किसी भी चीज पर लगता है, हमेशा पेयर में लगता है। तो फोर्स कैन नॉट बी स्टार्टेड, फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इंडिविजुअली, इट हैज टू बी क्रिएटेड इन पेयर। अगर हम गन से एक फायर करते हैं और उसकी बुलेट आगे जाती है क्योंकि बुलेट पे फोर्स लग रहा है, तो बताइए उसका पेयरिंग फोर्स किस पे लगा है, सबको मालूम है, बीच में एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन किस डायरेक्शन में होता है, तो आंसर है सभी डायरेक्शन में होता है। एक्सप्लोजन तो ऐसा होगा, जब वो ऐसे एक्सप्लोजन होता है तो वो बुलेट को भी दबाता है, गन को भी दबाता है, ऊपर भी दबाता है, नीचे भी दबाता है। अब ये वाली ट्यूब लोहे की बनी हुई है, उसको अगर वो ऐसे दबाता है तो ये बहुत मजबूत है, नहीं टूटती। गन को पीछे से हमने पकड़ा हुआ है, हम उसको पीछे आने नहीं देते, लेकिन बुलेट के सामने हमने रास्ता खुला रखा हुआ, तो वो फोर्स किस पर लगाती है, सब पर लगाती है, हर चीज एक्सप्लोजन में। लेकिन ऊपर से हमने उसको पकड़ दिया है आयरन से, स्टील से, उसकी ट्यूब बना के इधर से हमने हाथ से पकड़ा है, इस तरफ मोशन नहीं हो सकता। बुलेट के सामने कुछ नहीं है, तो क्या होता है, बुलेट आगे मूव करती है, आगे बढ़ते चले जाते। तो उसने फोर्स किस तरफ लगाया, दोनों तरफ। गन को पीछे ढकेला
और बुलेट को आगे ढकेगा, तो बुलेट आगे गई। अच्छा, मान लीजिए मैंने गन को ऐसे पकड़ा यहां पर और ट्रिगर ऐसे दबा दिया। ट्रिगर दबाने के बाद मैंने इसको एकदम लूज पकड़ा हुआ है, तो मैं क्या देखता हूं, गन पीछे चली, हाथ से छूट के गन पीछे भाग गई, बुलेट आगे नहीं गई। या जितना जैसा ये पीछे गई वैसे ही बुलेट भी थोड़ी सी आगे गई। आधी वेलोसिटी इसने ले ली, आधी वेलोसिटी इसने ले ली। तो फोर्स इससे क्या प्रूफ होता है, फोर्स दोनों तरफ है। ओके, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको किसी चीज पर फोर्स लगाना है तो आपको उसका काउंटर फोर्स ढूंढना पड़ेगा, बिना उसके आप फोर्स नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं आपको उसको नेचर से या दूसरी चीज से फोर्स को लेना पड़ेगा, तब आप दूसरी चीज पर फोर्स लगा सकते हैं। दूसरा, मोमेंटम का तो आपने देखा कि जब वेलोसिटी पैदा होगी तो मोमेंटम उसके इक्वल होगी दोनों डायरेक्शन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके लिए हम पहले एक और चीज समझते हैं, सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम शब्द हम बहुत यूज करेंगे और इसके लिए देखिए सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी भी हो सकते हैं। एक पूरी की पूरी क्लास एक सिस्टम। सिस्टम का एक नियम होता है, सिस्टम का नियम ये होता है कि उसमें जितने पार्टिकल्स हैं सब एक वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में इकट्ठे मूव करेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम। जैसे कि शाम को 5 बजे क्लास 11th की फिजिक्स की क्लास होगी, तो आप 40 लोग उसमें आते हैं और बाकी लोग उसमें नहीं आते, तो ये हमारा एक सिस्टम। ये इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे चले जाएंगे, सो दिस इज ए सिस्टम। इसी तरह से एक बस मूव कर रही है, तो उसका बस, उसके व्हील्स, उसके ड्राइवर, उसके अंदर का पैसेंजर, उसकी सीट, सब के सब की वेलोसिटी कैसी है, सेम, इन द सेम डायरेक्शन। तो ये सब क्या बन जाएंगे, उस सिस्टम के मेंबर। सो दैट कंप्लीट थिंग विल बी नोन एज वन सिस्टम। ये समझ में आया, सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फिजिक्स में इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में किसी एक मेंबर ने दूसरे मेंबर पर फोर्स अप्लाई किया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक मेंबर ने दूसरे मेंबर पर फोर्स अप्लाई किया, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स सिस्टम के अंदर के एक मेंबर ने किया। हमको अपना मालूम है कि फोर्स कभी भी इंडिविजुअली नहीं लगता, तो अगर उसने किसी एक पर फोर्स लगाना है तो किसी दूसरे पार्ट पर अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं। जैसे अगर मैं बस में खड़ा हूं, सामने वाले आदमी को पुश करना है, तो मैं बस के ग्राउंड को, बस के फ्लोर को पीछे दबाऊंगा, तब सामने वाले आदमी को आगे दबाऊंगा। हम कार के अंदर पीछे वाली सीट में बैठे और कार की आगे वाली जो सीट है उसकी बैक को हम पुश करते हैं, बहुत पुश करते हैं, पर कार आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? इसका रीजन है कि जब हम कार को ऐसा पुश करते हैं तो हम अपनी बैक से पीछे वाली सीट को पीछे पुश करते हैं, अननोइंगली और नोइंगली। अदरवाइज आप सामने पुश नहीं कर सकते। जब भी आप सामने पुश करोगे आपकी बॉडी पे पीछे फोर्स लगेगा, यानी आप जिस सीट पे बैठे हो उसको किधर पुश कर रहे हो, पीछे, तब सामने वाली सीट को आगे। अब आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट दोनों ही तो कार के मेंबर हैं उस सिस्टम के। उस सिस्टम के एक मेंबर पर आपने किधर फोर्स लगाया, पीछे, दूसरे मेंबर पे किधर फोर्स लगाया, आगे, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हुआ, 0, तो कार आगे नहीं चलती। समझने की कोशिश करिए फिर से। बस के अंदर हम बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं उससे अगली सीट पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो अपनी सीट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, पीछे। हवा में खड़े होकर तो हम फोर्स नहीं लगा सकते, तो अपनी सीट पर बैठते हैं,
जब हम ऐसा ढकेलते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि इसको हम ऐसा ढकेलेंगे तो इसको ढकेलने से हमारी सीट पीछे जाएगी। ओके, ये इस तरह से पीछे जाएगी। और अगर इसको हमने पकड़ा दिया कहीं पे तो ये आगे जाएगा। दोनों काम हो सकते हैं। इससे क्या प्रूफ होता है? फोर्स दोनों तरफ लगता है। अब ये भी एक मेंबर है सिस्टम का, ये भी एक मेंबर है। एक पर फोर्स पीछे लगा, एक पर फोर्स आगे लगा, तो क्या होगा? नेट फोर्स विल बी 0। तो नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए वो सिस्टम आगे नहीं चलता। अब अगर हमको सिस्टम को आगे चलाना है तो क्या करें? सिस्टम को अगर आगे चलाना है तो हम उस कार से उतर जाते हैं, कार से उतर के बाहर आते हैं और अपने पैरों को ग्राउंड पे रखते हैं। अब ग्राउंड पे रख के हम फिर उसको पुश करते हैं। अब फिर से हमको फोर्स तो पेयर में ही बनाना पड़ेगा। अगर कार को आगे ढकेलना है तो किसी न किसी चीज पर पैर रख के उसको पीछे ढकेलना पड़ेगा। अब हम किसको पीछे ढकेलते हैं? ग्राउंड को। और कार को किधर ढकेलते हैं? आगे। अब ग्राउंड क्या हमारे कार के सिस्टम का मेंबर है? नहीं है। दैट इज ए एक्सटर्नल बॉडी। तो हम फोर्स एक्सटर्नल बॉडी से ले रहे हैं और इस पर लगा रहे हैं। इस तरह का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि हमने किससे लिया? बाहर वाली बॉडी से लिया। जब हम कार के अंदर बैठे थे, कार के अंदर हम ऐसे चेयर पे बैठ गए और इसको फोर्स लगाते हैं तो चेयर को किधर फोर्स लगता है? पीछे। वो भी कार की इंटरनल मेंबर है। तो ये वाला फोर्स कैसा है? इंटरनल। कार के बाहर जाते हैं, ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो पैर से ग्राउंड को पीछे ढकेलते हैं, कार को आगे ढकेलते हैं। तो हमने फोर्स किस पे लगाया? ग्राउंड। और ग्राउंड ने जो हमको रिएक्शन दिया उस रिएक्शन को हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया? कार को। तो ये वाला फोर्स हम बाहर से किसी से लेकर आए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये डिफरेंस होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इज इट क्लियर? और इसके साथ जो ज्यादा बात इंपॉर्टेंट जो क्लियर होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमको उस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? दैट विल बी एक्सटर्नल। तो हम दो तरह की कैलकुलेशन करेंगे। एक कैलकुलेशन होगी जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उससे हमको एक्सीलरेशन कितना मिलता है? फोर्स अपॉन मास। इस एक्सीलरेशन को हम अपने फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। ये या v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एक्सीलरेशन। उससे हमको क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चलेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये कैलकुलेशन तो आसान है, लेकिन जब फोर्स इंटरनल लगता है तब क्या चीज चल सकती है? पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप सिस्टम के दो टुकड़े कर दो तो चल सकता है। कैसे दो टुकड़े कर दो तो चल सकता है? मैं इस चेयर पे बैठा, ये चेयर और टेबल एक सिस्टम है और मैंने इसको ऐसा आगे धकेला। चेयर किधर गई और टेबल किधर गया? सिस्टम के दो टुकड़े हो गए। ये पार्टिकल उधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर जा रहा है। नाउ इट्स नॉट ए सिस्टम, उनका डिवीजन हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक गन के अंदर बुलेट है, गन और बुलेट एक सिस्टम है। ठीक है, अभी वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन जब हम फायर करते हैं तो वो वाला फोर्स कौन सा होता है? इंटरनल की एक्सटर्नल? उसके अंदर बारूद ऐसे फूटेगा, दैट इज ए इंटरनल फोर्स। लेकिन जैसे ही वो फूटता है ये दोनों दो सिस्टम बन जाते हैं। वन इज बुलेट एंड वन इज गन। गन इधर चलनी शुरू, गन, उसका ट्रिगर, उसके पीछे का बट, उसकी नाली, ये सब क्या बन गया? एक सिस्टम। और सिर्फ बुलेट क्या बची? दूसरा सिस्टम। एक सिस्टम इधर चला और एक सिस्टम इधर चला। अब हम फिजिक्स का कौन सा लॉ लगाते हैं? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो इंटरनल फोर्स जब लगता है और बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में उड़ती है, उसके कारण उस एक सिस्टम के बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं। तो उस समय हमारी कैलकुलेशन किससे होगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल आएंगे आप देखेंगे कभी तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से काम करते हैं और कभी हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास से काम करते हैं। तो ये आपको समझना है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास निकालेंगे। लेकिन जब पहले कोई सिस्टम एक वेलोसिटी पे था, इंटरनल कुछ हुआ, इंटरनल कोई इंसिडेंट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, कोई कूद गया, किसी का मास कम हो गया, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण उसकी वेलोसिटी में उसमें फोर्स लगा, वेलोसिटी बदल गई। उस समय हम कौन सा फिनोमिना लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो फोर्स लगा ही नहीं। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगा तो हम F अपॉन m एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। इज इट क्लियर? तो ठीक है, अगली बार अब हम इसके एग्जांपल लेंगे और उसके कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।